गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? राहुल, वॉल्यूम आ रही है ना? राहुल, यस मैम। कैन यू लिसन मी? सुन पा रहे हो ना मुझे? निशा, लकी, नंदनी, राहुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है? ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जांपल कंप्लीट कर लिए थे। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया? आज हम इस क्लास में पहले जो हमारा टॉपिक मेटल और जो नॉन मेटल पढ़ा था, आज हम उन दोनों के बीच कंपैरिजन करवाएंगे कि मेटल्स में एक्चुअली होता क्या है और नॉन मेटल्स में एक्चुअली होता क्या है। आवाज आ रही है ना? राहुल, वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम। राहुल, यस मैम आ रही है। ठीक है। तो हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी और आज के लेक्चर में हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करवाएंगे कि मेटल्स में एक्चुअली क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इसमें है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में तो हम इन्हीं दोनों टॉपिकों के फिजिकल, केमिकल एंड इनकी डेफिनेशन के बीच कंपैरिजन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हम। मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहे हैं और मेटल और नॉन मेटल में हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करवा रहे हैं। कंपैरिजन का मतलब सबसे पहले हम मेटल्स की और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब हम जितना पढ़ा दिए उसको आज पूरी क्लास में उसी को रिवाइज करेंगे एक बार, ताकि आप लोग बीच बीच में कंफ्यूज ना हो कि उसमें क्या होता था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी। आज के टॉपिक में हम ओनली इन दोनों के बीच क्या करवाएंगे? कंपैरिजन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेटल की। डेफिनेशन क्या होती है? substance which lustrous, sonorous, ductile, ठीक है, and good conductor of heat and electricity। सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन डिफाइन करनी आनी चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, मेटल्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मेटल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि सब्सटेंस which have या substance are
सोनोरस, इसके बाद डक्टाइल, इसके बाद मैंने पढ़ाया था मेलिएबिलिटी या मेलिएबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity are called metal। ये किसकी डेफिनेशन हुई? मेटल्स की, कि सब्सटेंस जो हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या हो? सोनोरस हो, डक्टाइल हो, मेलिएबल हो एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे सुचालक हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। अब दोबारा हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमने एग्जाम्पल क्या क्या लिया था? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल क्या था? गोल्ड और सिल्वर। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल की डेफिनेशन की। तो आप में से कोई बताएगा कि नॉन मेटल्स क्या होता है? तो मैंने बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, अगर आपको मेटल्स याद है तो आप आराम से नॉन मेटल्स को बता सकते हो। मतलब ये क्या होती है? जस्ट इसके विपरीत होती है। इसमें ये जो सब्सटेंस होता है इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जबकि हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स में इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इसकी डेफिनेशन बोलना चाहता है तो प्लीज बता सकते हो आप लोग। राहुल, मोनिका, डेफिनेशन बोल सकते हो क्या? नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या होगी? आपके पास मेटल की डेफिनेशन जस्ट सामने है, इसकी डेफिनेशन को जस्ट विपरीत कर दो इसका, और फिर मुझे डेफिनेशन बता दो नॉन मेटल की। Some substances are non-sonorous, non-ductile, non-malleable, and poor conductor of heat and electricity. वेरी गुड। सब्सटेंस आर सॉफ्ट एंड डल। सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, उनमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। डल का मतलब मैंने बताया था कि डल का मतलब होता है बिल्कुल कमजोर होना, इसमें कोई ना कोई गुणधर्म नहीं पाया जाता। तो सब्सटेंस विच आर सॉफ्ट एंड डल, दैट मीन्स नॉट सोनोरस, नॉट डक्टाइल, not malleable and poor conductor of heat and electricity। very good राहुल, very good। तो इसकी डेफिनेशन होगी substance which are या substance are soft and dull। that means हम बोल सकते हैं that means non-sonorous, non-ductile, non-malleable and ये क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो विद्युत का अच्छा सुचालक था। कौन? मेटल, धातु। लेकिन एंड पुअर कंडक्टर ऑफ heat and electricity, poor conductor of heat and electricity are called non metal। आपको पता है मैं आज इस क्लास में ये टॉपिक दोबारा से क्यों रिवाइज करवा रही हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को रटना नहीं है, ओनली समझना है। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार इन चीजों में, इनकी डेफिनेशन में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बार कंपैरिजन बता देती हूँ, ताकि आपको अगर मेटल कंप्लीट याद हो गया ना तो आप नॉन मेटल को आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल में ये होता है तो नॉन मेटल में ये होता है। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन आंसर देगा इसका? इसका एग्जाम्पल, नॉन मेटल कितने प्रकार की होती है? नॉन मेटल, टाइप ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स है वो कितने प्रकार की पढ़ाई है मैंने? मैम 3। 18। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। क्या राहुल ही क्लास ले रहे हैं क्या अभी? बाकी बच्चे क्लास नहीं ले रहे क्या? 18 प्रकार की, उसमें से जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है, ये सभी क्या है? एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी क्या है? नॉन मेटल। आई थिंक डेफिनेशन तो सबको समझ में आ गई होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। यस या नो? यस या नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम सेकंड डिफाइन करेंगे। इनमें हमने डेफिनेशन डिफाइन कर ली, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इन दोनों को डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स, अब नहीं, अब मैं किसी को भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पूछूं ना तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, जिसको भी आंसर पूछो वो आंसर बताएगा, क्योंकि इसी चीज को मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। समझ में आ गया? इसी चीज को मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं जो पूछूं ना आपको वो आप मुझे बताओ आज की क्लास के बाद, ठीक है? तो डेफिनेशन आई थिंक सबको समझ में आ गई, और इतना अच्छा तो मैं क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करवा पाती जितना लाइव क्लास में पढ़ा रही हूँ। इसके बाद देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम किसके आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और इसमें क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो अपना सेकंड पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इधर लिखो मेटल, क्योंकि हमें पूरा तो लिखना है नहीं, क्योंकि पूरा तो ऑलरेडी हमारे पास है मेटल, ओनली हमें तो डिफरेंट डिफाइन करना है कि मेटल में एक्चुअली होता क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार, और नॉन मेटल में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? फिजिकल स्टेट की, कि जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होती है वो एक्चुअली पाई कौन सी अवस्था में जाती है। और हमें पता है कि जो सब्सटेंस होता है उसकी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। आई थिंक क्लियर? तो हम इसमें देखेंगे कि मेटल की कौन सी स्टेट होती है और नॉन मेटल्स की कौन सी स्टेट होती है। तो कौन बताएगा कि मेटल कौन सी अवस्था में पाया जाता है? माइंड को ओपन रखो, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं उससे पहले आंसर दे दो मेरे को। जो मेटल्स है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस, या ओनली सॉलिड? मैंने पढ़ाया था कि ऑल मेटल, बात कर रही हूं मैं मेटल्स की, कि ऑल मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन एक अपवाद था, याद करो कौन? मरकरी, जो कौन सी स्टेट में पाया जाता था? लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो मरकरी था, है तो वो मेटल ही, लेकिन फिर भी वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती थी। तो इसकी क्या होगी स्टेट? स्टेट के आधार पर देखते हैं, तो ऑल मेटल आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, लेकिन बट मरकरी आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। अब मेटल की तो मैंने बता दी कि मेटल तो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है एक मरकरी को छोड़कर। अब मुझे नॉन मेटल्स के बारे में कौन बताएगा कि नॉन मेटल्स इस स्टेट में पाई जाती है? राहुल, नंदनी, निशा, प्लीज, मोनिका, गिव मी आंसर। मैम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस दोनों वेरी तीनों में पाई जाती है। गुड। जो नॉन मेटल्स होती है उसकी तीनों स्टेट होती है, ठीक है, अलग अलग नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस, सल्फर है वो अलग स्टेट में पाया जाएगा, मतलब जितनी भी नॉन मेटल हैं उसमें तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। तो ऑल मेटल, सॉरी, ऑल नॉन मेटल
metal are present in थ्री स्टेट, और थ्री स्टेट का नाम आप लोग ऑलरेडी जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आ गया फर्स्ट, आराम से फर्स्ट अंतर बता सकते हो ना, याद करना। सॉलिड तो जो मेटल्स होती है वो तो सॉलिड में पाई जाती है, लेकिन हम जब नॉन मेटल्स की बात करें तो ये तीनों स्टेट में पाई जाती है। दैट इज क्लियर? यस या नो मोनिका? Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद हम सेकंड डिफाइन करते हैं किसके आधार पे? कंडक्टर्स के आधार पर। कंडक्टर्स के आधार पर और कंडक्टर्स का मीन्स क्या होता है? मतलब कि ये विद्युत का सुचालक है या विद्युत का कुचालक है। तो कौन बताएगा कि मेटल विद्युत की सुचालक है या कुचालक है? ये गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर? Good conductor of वेरी heat and गुड, वेरी electricity. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर प्रेजेंट इन गुड कंडक्टर्स, या हम बोल सकते हैं कि मेटल्स आर प्रेजेंट, या हम बोल सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड जो मेटल्स होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? गुड कंडक्टर्स होती है। तो ये हम बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट गुड कंडक्टर्स। वो भी किसकी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने बताया कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये गुड हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ? पुअर। Poor. आगे दो दो आपको देखो, अगर क्वेश्चन में डिफरेंट पूछे तो डिफरेंट भी लिख सकते हो, अलग से फिजिकल प्रॉपर्टी पूछे तो वो भी लिख सकते हो, आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के कोई भी 5 पॉइंट पूछे तो वो भी लिख सकते हो। तो आप लोग माइंड लगा के पढ़ना, इसको रटना नहीं कि मेटल्स को भी आप अलग से पढ़ो और नॉन मेटल्स को भी अलग से पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ओनली इन दोनों के बीच डिफाइन करना है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है और इसमें क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कौन बताएगा? मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? High melting point. वेरी गुड। जो मेटल्स होती हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और इसका हाई होगा तो इसका ऑटोमेटिक क्या होगा? लो होगा। आगे ना थ्री डिफरेंट, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो एक चीज को माइंड में रखना है, सेकंड ऑटोमेटिक ही हमारे माइंड में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मेलिएबल की। 4 पॉइंट है मेलिएबल। क्या होती है मेलिएबल? का मतलब क्या होता है? क्या इसमें हम किसी मेटल्स को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस या नो? यस या नो? मेटल्स में हम Yes. किसी मेटल्स को इसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हैमर की सहायता से Yes, ma'am. स्ट्राइक करके। यस या नो? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड Yes, मोनिका। ma'am. इसमें क्या हो सकता है कि हम मेटल्स कन्वर्टेड या कन्वर्ट इनटू थिन शीट, जबकि इसमें कुछ ही नहीं होता, नॉट कन्वर्ट टू थिन शीट। इन दिस प्रोसेस नॉट कन्वर्ट टू थिन शीट, इस प्रोसेस में हम थिन शीट में मतलब पतली शीट में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम बोल सकते हैं कि नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट। एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल तो आप लोगों को वैसे भी याद करना पड़ेगा। और अधिकतर मैंने बताया कि जो मेटल्स है ना, मेटल्स में तो 100% गोल्ड, सिल्वर, ये सारी प्रॉपर्टी शो करती है। स्टेट की भी करती है, कंडक्टिविटी की भी करती है, मेल्टिंग पॉइंट की भी करती है, मेलिएबल की भी करती है, डक्टिलिटी की भी करती है। इसके बाद हम 5 पॉइंट की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता इन चारों पॉइंट में आप लोगों को कोई दिक्कत है। यस या नो? एक बार बता दो सभी स्टूडेंट कि इन चारों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है आपको? No, ma'am. No, ma'am. नंदिनी, निशा, No, ma'am. राहुल, रोहित,
No, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। तभी बोल रही हूँ, अगर कल की क्लास में आपको ये टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब ही नहीं इतना समझाने का, और मुझे पता आप लोग पढ़ोगे। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, 4th पॉइंट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता था, हम किसी मेटल्स को लेते थे तो मेटल्स को क्या करते थे, किसी थिन वायर में कन्वर्ट करते थे, क्या इसमें इसको वायर में कन्वर्ट करते थे, वो भी क्या करके, स्ट्रेच करके। हमने कोई भी मेटल ली है उसको जितना स्ट्रेच किया है, जितना खींचा है, वो टूटने की बजाय क्या होती है, कन्वर्ट इनटू वायर्स। इसमें वही नोट, कन्वर्ट इनटू वायर्स। समझ में आ गए यहाँ तक आप लोगों को? Yes, ma'am. इसके बाद सोनोरस की बात बताई थी कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। और सोनोरस का मीन्स मैंने बताया है कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिससे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते, कोई भी उपकरण बनाते हैं, जैसे बताए थे मैंने, मंजीरे हैं, बेल है, तो वो क्या होती है, वो मेटल की तो बनी हुई होती है। जब उनको बजाते हैं तो उनसे मधुर आवाज आती है, तो हम बोल सकते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस होती है। जबकि हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये क्या होती है, नॉन सोनोरस। सोनोरस होती है ये नॉन सोनोरस। ठीक है। इसके बाद मैंने बात बताई है आप लोगों को लस्टर्स। मेटल क्या होती है, चमकीली होती है। आपने देखा होगा मेटल, जैसे हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, जब इनसे हम कोई भी आइटम बनाते हैं, कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि उनमें कितनी चमक होती है। तो वो मेटलिस्ट तो है, तो उस मेटल की वजह से तो इनमें क्या होती है, चमक होती है। तो ये क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, नॉट लस्टर्स। समझ में आ गया लस्टर्स और नॉन लस्टर का मीन्स क्या होता है। इसके बाद बात करूं मैं मेटल्स की, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो समझ में आ गई आटो पॉइंट क्या क्या है और दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। जस्ट इसका विपरीत है ये, और कुछ ही नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और डेफिनेशन के आधार पर मैंने डिफाइन कर दिया है कि किस प्रकार से हम मेटल्स और नॉन मेटल को याद करते हैं। रटना नहीं है, फिर बोलूं रटोगे तो कंफ्यूज होगे। अगर एक टॉपिक पढ़ोगे तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप खुद एक बार अपनी नोटबुक में ये टॉपिक लिखना मन से, फिर एक दूसरे में कंपैरिजन करवाना कि इसमें ये हुआ तो इसमें ये हुआ, इसका मतलब हमें एक ही चीज याद हो गए। ठीक है, और हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों पे। अब हम बात करते हैं किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। लास्ट पॉइंट है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं हम इधर मेटल की, और इधर हमारा है नॉन मेटल। मेटल के आधार पर हम सबसे पहले हमें पता है कि हम जब भी मेटल्स या नॉन मेटल्स है उसमें 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट कौन सी थी, रिएक्शन विद O2, दोनों में करवाते हैं। वो आगे डिपेंड है कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन रिएक्शन तो करवाएंगे। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन कौन सी करवाते थे हम, रिएक्शन विद O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसके बाद रिएक्शन विद, इसमें भी वही O2। सेकेंड रिएक्शन करवाते थे हम रिएक्शन विद वाटर, H2O, रिएक्शन विद वाटर, दोनों में करवाते थे। तो प्रोडक्ट क्या बनता था वो हम आगे जाके देखेंगे, अब इसमें बन रहा है या इसमें नहीं बन रहा। इसके बाद थर्ड रिएक्शन करवाते हैं हम रिएक्शन विद एसिड, और 4 रिएक्शन करवाते हैं हम रिएक्शन विद बेस। तो ये चारों रिएक्शन है, और इन चारों रिएक्शनों में देखेंगे कि मेटल में क्या प्रोडक्ट बनता है और इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन, रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं रिएक्शन विद O2। O2 मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर हम किसी मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है।
ठीक है। जब हम मेटल की रिएक्शंस O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ O2, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ O2 आर फॉर्मेड ऑक्साइड। क्या फॉर्मेड होती है, एक ऑक्साइड बनता है। जैसे मैंने क्या लिया है, सल्फर, सॉरी सल्फर तो नॉन मेटल है, मैंने लिया है इसमें, जैसे कोई भी एक मेटल ले लो, कोई भी एक मेटल बताओ मुझे आप लोग, कोई भी एक मेटल बताओ। जैसे आयरन मेटल है क्या, यस या नो? आयरन मेटल है या नहीं है मोनिका? मैम है मैम। यस। तो हम आयरन की रिएक्शन अगर O2 प्लस H2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है, तो हमें पता है कि ये क्या बनता है, एक फेरस का ऑक्साइड बनता है। जब हम आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस आयरन का या उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो इसमें देखो, जब हमने आयरन की रिएक्शन किससे करवाई, ऑक्सीजन से, वाटर की प्रेजेंस में, तो आयरन ऑक्साइड बना। जबकि इसमें क्या होता है, देखो जब हम क्या करवाए, किसी नॉन मेटल की रिएक्शन, नॉन मेटल हमारे पास क्या है, सल्फर, सल्फर की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है। लेकिन इसमें तो मेन प्रोडक्ट यही बनता है, लेकिन इसमें फर्दर रिएक्शन और होती है। ये आगे जाके किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, H2SO4। ये क्या है, एक सल्फ्यूरस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मेटल में तो जब हम O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा उसका ऑक्साइड बनता है, वो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। जबकि हम नॉन मेटल्स की बात करें कि नॉन मेटल में जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उसका ऑक्साइड बनता है, उसी ऑक्साइड की दोबारा हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उसका एक एसिड बनता है। आ गया फर्स्ट डिफरेंट समझ में आप लोगों को, यस या नो? यस मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड डिफरेंट की बात करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, और वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है H2O। हम किसी नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, एक हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक मेटल है, इसकी हमने किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, तो उसका क्या बना, इसका एक हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या होती है, H2 गैस प्रोड्यूस होती है बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल में ध्यान रखना कि जब भी हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो उसका एक हाइड्रोक्साइड समूह बनता है और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। जबकि नॉन मेटल्स की बात करें कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इसमें जो नॉन मेटल होती है वो वाटर के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करती है। समझ में आ गया? जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें नॉन मेटल्स क्या होती है, वाटर के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करती और नहीं कोई H2 गैस प्रोड्यूस होती है। आई थिंक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन हमने क्या करवाई थी, रिएक्शन विथ एसिड। और ये रिएक्शन मुझे कौन बताएगा आप में से कि मेटल में जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है?
इफ एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर बताओ मुझे कि हम कोई भी जैसे मेटल्स ले, उसके अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? आंसर दो। नहीं आ रहा? देखो, हमारे पास कोई भी मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, इसकी मैंने HCl के साथ, HCl हमारा क्या है? एक एसिड है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब मैं HCl की प्रेजेंस में करवाती हूँ तो उसका क्या बनता है? एक एसिड बनता है। और क्या होती है? एक H2 गैस प्रोड्यूस होती है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें भी क्या होता है, जब हम किसी मेटल की रिएक्शन से किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उसका एक एसिड बनता है और इसमें भी H2 गैस प्रोड्यूस होती है। जबकि हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। हमें नॉन मेटल में तो कुछ याद ही नहीं करना, बस ओनली ये याद करना है कि डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड या वाटर या फिर बेस। ठीक है, इसके बाद फोर्थ रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विथ बेस। जब हम किसी मेटल की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं, जैसे हमारा बेस है NaOH, तो इसमें भी वही क्या होती है? प्रोड्यूस H2 गैस। बस ये याद रखना कि O2 की प्रेजेंस में ऑक्साइड बनेगा और इन तीनों में H2 गैस प्रोड्यूस होगी, और कुछ याद नहीं करना। इसमें वही क्या होती है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया अभी भी, और आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ये टॉपिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब तो अभी भी इस टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या डेफिनेशन या एग्जांपल किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am. राहुल? No, madam. No, ma'am. रोहित? नहीं है ना कुछ ही प्रॉब्लम? तो यहाँ तक कर सकते हो आप लोग। और एक इसके दौरान हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार उस रिएक्शन को भी मैं रिपीट करवा देती हूँ कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो उस रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो लेस रिएक्टिव होते हैं और एक मोर रिएक्टिव होता है। तो वो दोनों जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो साथ होते हैं, और जो मोर रिएक्टिव होता है वो अलग होता है। लेकिन वो क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्शन करके उस लेस वाले को अपने साथ ले लेता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मोर रिएक्टिव रिप्लेस टू लेस रिएक्टिव। इसमें जो मोर रिएक्टिव होता है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो कम से क्या बोलता है कि तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को भी शक्तिशाली बना दूंगा। तो इसमें ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई भी दो मॉलिक्यूल है AB+C, ठीक है। C क्या है? मोर रिएक्टिव है।
ए क्या है, लेस रिएक्टिव, बी क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ये सी वाला बोलता है, और हमें पता है जो बी वाला है ये है बी, तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव ये होगा, इसके बाद ये इससे कम होगा और ये सबसे कम, ये तो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर वाला ये बोलेगा तू चल मेरे साथ रिएक्शन कर ले, तो क्या होगा, ये बन जाएगा और बी सी के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा। तो समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्शन कर लेता है और अपना एक अलग ही प्रोडक्ट बना लेता है। दैट इज क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपकी 6 या 7 क्लास हो चुकी है, मैंने ओनली यहाँ तक पढ़ा है आप लोगों को अभी तक। कल की क्लास में हम इसके आगे जाएंगे, लेकिन वो तब जाएंगे तब पहले मैं आप लोगों को 10 मिनट इसमें इन टॉपिकों में टाइम दूंगी कि आप लोगों ने वाकई में पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। तो इनसे मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि उसमें हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते क्या बनता है। कोई भी मुझे 2 एग्जांपल बताओ मेटल के, कोई भी नॉन मेटल के एग्जाम बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसकी तैयारी करके आओगे आप कल की क्लास में। समझ में आ गया? इसके बाद हम कल पढ़ेंगे व्हाट इज द यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे पास मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी है, और उनकी क्या क्या यूजेज हैं उनके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अगर कुछ पूछना है तो आपके पास 2 मिनट है, आप लोग पूछ सकते हो। एक बार देख लो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कल की क्लास में आप एंट्री करो, उसमें आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट को जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन स्टूडेंट को यहाँ तक हर टॉपिक है लाइन हर चीज समझ में आनी चाहिए कि ये क्या बना और ये क्यों बना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हर चीज आनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पढ़ के जाने से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को पीछे वाला याद होगा तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर के 2 टॉपिक और बचे हैं, यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक होता है एल्कोहल्स, कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, ये दोनों टॉपिक हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है इस टॉपिक में? और आज की क्लास में मैंने ओनली आपको ये पढ़ाया है, तो ओनली मैं नोट्सों के रूप में, नोट्स तो आप लोगों के पास है मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आज की क्लास में ओनली मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के 8 ओबीटी क्वेश्चन भेज रही हूँ, जिसके कुछ के आंसर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, कुछ के आंसर आपको दिमाग लगा के करना है, और दिमाग में इन्हीं में आंसर छुपा हुआ है, इन्हीं में आंसर है आप लोगों का। बस आपको पढ़ना है कि मोर रिएक्टिव कौन सी मेटल्स है, नॉन रिएक्टिव कौन सी है, इन दोनों में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो मैंने 8 क्वेश्चन डाले हैं आप लोगों के ओबीटी के अंदर, वो क्वेश्चन आप लोगों को अपनी साइंस की नोटबुक में करना है। फिर भी कोई डाउट हो उन क्वेश्चनों में तो आप कल की क्लास में भी पूछ सकते हो उन डाउट को। कुछ पूछना है? मोनिका, वो श्रुति को बोलना कि एक दिन क्लास में आते हो एक दिन नहीं आते, क्या मतलब क्लास लेने का? फिर मैम वो हमसे बोलती है वर्क भेजना, वो खुद आती नहीं है। हमसे बोलती है कि वर्क भेजना तू, और वो क्लास लेती नहीं है। ऐसे बोल रही है मैं तो रेगुलर क्लास लूंगी और फिर आती नहीं है। सही है बात। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में पूछना है कुछ? चलो आज पढ़ना है, और जो भी डाउट है वो आप कल लोग